जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत स्पीड के साथ चलेंगे, बस केवल समझते हुए महत्वपूर्ण पॉइंटों के साथ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन क्या है, उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन दो विभिन्न समय, यानी दो विभिन्न बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन शुद्ध परिवर्तन को हम जनसंख्या कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, दो जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन में हम क्या कहेंगे कि दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को हम एक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब हम देखें कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे करते हैं। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना हम कैसे करते हैं, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि गणना होती है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु, यानी जन्म में से हम मृत्यु घटा देंगे प्लस आप्रवास और उत्प्रवास को हम प्लस कर देंगे, तो उसमें हमें जनसंख्या वृद्धि की गणना हमें पता चल जाएगी। अब बात करते हैं श्रम की प्रतिभागिता दर। श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है, कुल जनसंख्या में, इंपॉर्टेंट है पॉइंट और महत्वपूर्ण बिंदुओं को शॉर्ट में है पूरा। और आप लोग अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और ऐसी ही वीडियो देखते रहें। देखते हैं कि श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। तो कुल जनसंख्या में कार्यरत जो जनसंख्या होती है, यानी कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहेंगे, श्रम की प्रतिभागिता दर कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रम की प्रतिभागिता दर कहेंगे। समझ में आया कि श्रम की प्रतिभागिता क्या है, कि कुल जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के अनुपात को हम श्रम की प्रतिभागिता या दर कहते हैं, उसकी दर कहते हैं। अब देखेंगे जनसंख्या का वितरण क्या होता है। क्या है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण जो है वो जनसंख्या की वितरण का अर्थ किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के कैसे, यानी जनसंख्या के वितरण का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित की जाती है। भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न बहुत असमान है, क्योंकि चूंकि कुछ क्षेत्रों में कम आबादी वाले हैं जबकि कुछ क्षेत्र कैसे हैं, अन्य हैं। इन राज्यों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अगर हम देखें, यानी उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो राज्य अगर हम देखें तो उच्च जनसंख्या वाले राज्य हमारे हैं। जैसा कि अगर कहें कि राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि उच्चतम जनसंख्या है, यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद की बात करें तो वो महाराष्ट्र, फिर बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में एक साथ 76% जनसंख्या निवास करती है। यानी सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखें कि मध्यम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, जैसे असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, गोवा, जो है वो मध्यम जनसंख्या वाले। कम जनसंख्या अगर देखें तो कम जनसंख्या वाले और जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़ करके, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़ करके। इस प्रकार से अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखते हैं राष्ट्रीय युवा नीति क्या होती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो कब अपनाई गई थी, 2003 में अपनाई गई थी।
ये जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 2003 में अपनाई गई थी। राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य है युवाओं व किशोरों के चौमुखी विकास पर बल देना। यानी युवाओं और किशोरों के चौमुखी विकास पर बल देना, उनकी गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना, ताकि जनसंख्या ताकि देश के रचनात्मक विकास में भी अपना योगदान दे सके। यानी राष्ट्रीय युवा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवाओं व किशोरों के चौमुखी विकास पर बल देना, उनकी गुणों के उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना, ताकि देश के रचनात्मक विकास में भी अपना योगदान दे सके। उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें आगे आर्थिक स्तर की दृष्टि से, यानी आर्थिक स्तर की अगर दृष्टि से देखें तो भारत जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी अगर हम आर्थिक यानी इकोनॉमी की दृष्टि से अगर देखें तो जनसंख्या को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है या कमाता है तो उसे हम मुख्य श्रमिक कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन वर्क करता है तो वह मुख्य श्रमिक कहलाता है। सीमांत श्रमिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है उसे हम सीमांत श्रमिक कहेंगे। और अश्रमिक का मतलब होता है जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसे हम अश्रमिक की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में, यानी किसी विशेष क्षेत्र में या विशेष समयावधि में होने वाले परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं भारतीय जनसंख्या वृद्धि की 4 प्रवृत्तियां हैं। यानी भारतीय जनसंख्या की वृद्धि की कितनी प्रवृत्तियां? 4 हैं। स्थिर वृद्धि की अवधि जो कि 1921 से पहले की बात की जा रही है। यानी स्थिर वृद्धि की अवधि क्या है? 1901 से 1921 की अवधि को हम भारत की जनसंख्या की वृद्धि की स्थिर अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। यहाँ तक कि 1911 और 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। जन्म दर मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर जो है वो निम्न रही। स्थिर वृद्धि दर यानी 1921 से पहले की बात, यानी 1901 से 1921 की अवधि को हम वृद्धि दर स्थिर अवस्था कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं निरंतर वृद्धि की अवधि। यानी निरंतर वृद्धि यानी निरंतरता वृद्धि होती रही जनसंख्या, वो है 1921 से लेकर के 1951 की। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण परंतु सॉरी वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी आई। इसलिए इस अवधि को हम मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। यानी निरंतर वृद्धि की अवधि में कौन सी है? 1951 1921 से 1951 तक। और इसमें क्या है? निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या हुआ? मृत्यु दर में कमी आई। और मृत्यु इस अवधि को हम मृत्यु प्रेरित वृद्धि भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम तीव्र वृद्धि की अवधि क्या है। तो तीव्र वृद्धि का मतलब है 1951 से 1981। और इस अवधि में भारत जनसंख्या विस्फोट की अवधि के नाम से भी जाना जाने लगा। यानी 1951 और 1981 के बीच विकास कार्यों में तेजी विकास कार्यों में तेजी, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जन्म दर में ऊंची वृद्धि देखी गई है। यानी इस रूप से अगर हम देखें तो इसमें हमें ये सब कुछ हमें देखने को मिला। तो इसे तीव्र वृद्धि यानी 1951 और 1981 के बीच को हम विस्फोट की अवधि भी कहते हैं। घटती वृद्धि की अवधि क्या है? 1981 से और जो आज तक है 1981 से वर्तमान तक
वैसे तो देश की जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची बनी रही, परंतु इसमें धीरे धीरे मंद गति से घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। विवाह की औसत आयु में भी वृद्धि, क्षेत्र स्त्रियों की शिक्षा में भी सुधार, जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपायों ने इस वृद्धि को घटाने में मदद की है। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिसमें अगर हम कहें उच्चावच, जिसमें क्या होता है कि जनसंख्या बसाव के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। ऐसी जलवायु भी आती है, मृदा है, जल की उपलब्धता है, ये सब इसके घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना, अगर हम देखें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या के घनत्व जनसंख्या घनत्व कितने 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार ही मापी जाती है। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, जबकि बिहार में अगर देखें तो वहीं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और अगर हम बिहार के अनुसार देखें तो कितना बहुत अंतर है। चलिए अब हम बात करें अगर केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली का घनत्व सबसे अधिक है, जो कि 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 46 व्यक्ति। तो सबसे कम कहाँ कहाँ का है? छियाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली का है। अगर वैसे राज्यों में स्तर देखें तो सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और सबसे अधिक अगर देखें तो वो बिहार का है। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में देखें तो केरल राज्य का सबसे अधिक है जहां पर 860 है, और इसके बाद तमिलनाडु है 555 का दूसरा स्थान है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ज्यादा केरल का, उसके बाद तमिलनाडु का है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की भारत की अगर बात करें तो औसत जो है वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। पर्यावरण की विपरीत दशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारतीय राज्यों की जनसंख्या बहुत कम है, जबकि मध्य प्रदेश भारत तथा प्रायद्वीपीय मध्य में दर्जे का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब हम अगर बात करें तो भारत में कितने प्रकार की भाषा परिवार है? वो 4 प्रकार के हैं, जैसा कि भारतीय, यूरोपीय आय यानी भारतीय, जो कि जिसे हम यूरोपीय कह सकते हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत, ये जो हमारे भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भाषा परिवारों की विशेषताएं क्या है? भारतीय यूरोपीय जो आर है वो क्या है? कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग जो है वो आर भाषाएं बोलता है। इस परिवार की भाषाओं का हम साकेंद्र पूरे भारत में, इसमें हम हिंदी को एक मुख्य रूप में मानते हैं। अगर हम बात करें अब द्रविड़ भाषा परिवार की, तो कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग जो है वो द्रविड़ भाषाएं बोलता है। यानी कुल जनसंख्या का लगभग 5वां भाग जो है वो क्या बोलता है? द्रविड़ भाषाएं बोलता है। उसके बाद हम बात करें इस परिवार की जो भाषाएं हैं मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार तथा छोटा पठार के क्षेत्र में बोली जाती हैं, और इस परिवार में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ तथा मलयालम जो है वो मुख्य भाषाएं हैं। अब बात करते हैं देश की जनसंख्या में किशोरों का क्या योगदान है। तो 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को हम किशोर कहते हैं। 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को हम क्या कहते हैं? किशोर कहते हैं। किशोर किशोर जनसंख्या का मूल्य अत्यधिक है। भविष्य
उनमें उनसे आशाएं होती हैं, भविष्य में उनसे आशाएं होती हैं, और इन देशों पर विकास व उन्नति निर्भर होती है। किशोर वर्ग जल्दी सुभेद्य हो जाता है, उनका मार्गदर्शन करना आवश्यक होता है। किशोरों के मार्गदर्शन के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। अगर हम बात करें, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अंतर्गत युवाओं के चौमुखी विकास पर बल दिया जाता है। देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिकों के गुणों का विकास करना है। युवाओं के प्रभावी सहभागिता और सुयोग्य नेतृत्व के संबंध में उनको सशक्त करना है, और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण। संयुक्त परिवार होना, निम्न सामाजिक स्तर, बारंबार शिशु जन्म, रोजगार सीमित अवसर। तो इस प्रकार से आर्थिक गतिविधियों में स्त्रियों की कम प्रतिभागिता के कारण है। अब अगर हम देखें, तो समाज के समक्ष किशोरों की प्रमुख 4 चुनौतियां हैं। निरक्षरता, यानी अधिकतर किशोर वर्ग विशेषतम स्त्रियां निरक्षर हैं, जिसके कारण वह अपने परिवार में विकास में योगदान नहीं दे पाती। औसत दुरुपयोग, अधिकतर किशोर शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं, और औसत या मदरापन के कारण रास्ता भटक जाते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए अभिशाप बन जाते हैं और सामाजिक परिवेश को बिगाड़ते हैं। बात करते हैं विवाह की निम्न आयु। विवाह की निम्न आयु उच्च मात्र मृत्यु दर का कारण बनती है, जो आगे चलकर लिंगानुपात को प्रभावित करती है। समुचित मार्गदर्शन का अभाव, किशोरों को समुचित मार्गदर्शन देने के लिए किसी ठोस कदम का अभाव है, जिसके कारण वे मार्ग से भटक जाते हैं। अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे HIV, एड्स, किशोरी माताओं से उच्च मातृ मृत्यु दर आदि। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के आयु पिरामिड की विशेषताएं। आयु पिरामिड क्या है? उच्च आयु वर्ग में पिरामिड संकरा है। 22% जनसंख्या 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाती है। 60 वर्ष की आयु के लोगों की जनसंख्या केवल 12% है, और 40 से 49 वर्ष आयु में वर्ग में जो है वो 10% जनसंख्या पाई जाती है। सबसे ज्यादा 50 वर्ष की आयु तक पहुंच पाते हैं। अगर अब हम देखें, तो भारत में लिंग अनुपात घटने के 4 कारण हैं। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के जन्म को प्राथमिकता होना, कन्या भ्रूण हत्या होना, कुपोषण के कारण बाल्यावस्था में कन्या शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, समाज में स्त्रियों को कम सम्मान प्राप्त होना, उनकी स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान ना दिया जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वो हमने आज आपको बताया, जो कि भारत की अगर देखें तो घनत्व जो है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। राज्यों में देखें तो सबसे अधिक हमारा जो है वो बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें सबसे अधिक दिल्ली का है जो कि 11,320 है, और सबसे कम अंडमान निकोबार जो कि 46। प्रायद्वीपीय भारत में केवल राज्य का सबसे अधिक घनत्व है, इसके बाद तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। इस प्रकार से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।